हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था प्रिज्म के बारे में, हमने पढ़ा था डिस्पर्जन, ठीक है। हमने पढ़ा था न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग प्रिज्म, जहाँ पर उन्होंने दो प्रिज्म रखे थे आजू बाजू, एक अपराइट था एक इन्वर्टेड था। व्हाइट लाइट पास कर रही थी, डिस्पर्स हो रही थी, दूसरे प्रिज्म में जा रही थी, उसके जितने भी कॉम्पोनेंट्स थे, स्पेक्ट्रम जो हमारा था डिस्पर्स होकर उसमें जा रहा था और फिर हमें वापस व्हाइट लाइट मिल रही थी। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हमने देखा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसके कारण क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि हमें स्टार की पोजीशन अलग दिख रही थी, ठीक है, स्टार की पोजीशन में फर्क आ रहा था, स्टार्स ट्विंकल कर रहे थे बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा सा टॉपिक जिसे हम कह रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो जरा इसको ध्यान से समझना। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, देखो जरा, यहाँ पर बेटा इंसिडेंट लाइट आ रही है। क्या इंसिडेंट लाइट, आपकी कोई सोर्स होगी जहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही है। अब बेटा एटमॉस्फेयर में ना पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ये इंसिडेंट लाइट इस पार्टिकल से टकराती है तो ये लाइट को ना फैला देती है, ठीक है। जैसे समझ लो कि कुछ ऐसा एक फनी सा एग्जाम्पल है, ठीक है, एक फनी सा एग्जाम्पल है बहुत। क्या, जैसे समझ लो एक नेताजी भाषण दे रहे हैं, ओके। अब जनता को वो नेता बिल्कुल पसंद नहीं है, सब अपने साथ थैले में भर के टमाटर लाए थे। तो अब जैसे ही नेताजी का भाषण खत्म हुआ, ठीक है, उन्होंने क्या बोलते हैं अपने फेक चुनावी वादे किए थे उन्होंने, ठीक है, फेक चुनावी वादे किए थे उन्होंने कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे, बाकी अकाउंटेबिलिटी जीरो, ठीक। तो अब जनता ने क्या किया, जनता ने निकाले टमाटर अपने बैग से और दे मारे नेताजी के फेस पे, ठीक। अब क्या होगा बेटा, वहां से समझ लो इंसिडेंट लाइट आ रही है, टमाटर इज योर इंसिडेंट लाइट, ये है नेताजी का फेस, ठीक है। ऐसे याद रखना, टमाटर इज योर इंसिडेंट लाइट एंड ये है नेताजी का फेस। जैसे ही टमाटर जाके नेताजी के फेस पे पड़ेगा, टमाटर फैल जाएगा, ठीक है। आई होप अब ये टॉपिक तुम्हें याद रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये क्या है, ये हमारा पार्टिकल है, या इसे बेटा हम स्कैटरर भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम स्कैटरर भी कहते हैं। तो ये इंसिडेंट लाइट हो गई, ये स्कैटरर या पार्टिकल हो गया। जैसे ही इंसिडेंट लाइट इस पार्टिकल से टकराई, क्या हो जाएगी, इंसिडेंट लाइट फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। तो इसे अब हम कहेंगे स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार जरा। तो देखो, लाइट स्कैटरिंग अकर्स व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स विद पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। कैसे कैसे पार्टिकल्स हो सकते हैं बेटा, तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जैसे कि मॉलिक्यूल्स हो गए, डस्ट हो गए, स्मोक हो गया, ये क्या करते हैं बेटा, लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको वापस से एमिट कर देते हैं। लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और वापस से एमिट कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पर, इसने क्या बोला है, ये बेटा ये जो जितना भी है ये पूरी आपकी क्या है, एनसीईआरटी की लाइंस है, ठीक है। ये पूरी आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन उठाकर ये प्रेजेंटेशन बनाई गई है। तो जो भी है कहीं ऐसे बाहर से नहीं आया है, ठीक है। तो आप इसके बिल्कुल बैठ के नोट्स बनाओ, ठीक है। लेक्चर देखते देखते आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप पढ़ाई के नाम पे सिर्फ लेक्चर देख रहे हो तो बेटा वो लेक्चर आपके कभी किसी काम में नहीं आएगा, ओके। यू हैव टू मेक नोट्स, ठीक है। पैसिवली लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, लेक्चर देखते देखते यू हैव टू मेक नोट्स। अगर आपको कहीं और से नोट्स मिले वो भी आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो खुद नोट्स बनाओगे, खुद से पढ़ोगे, वही तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। तो लेक्चर देखते समय नोट्स बनाओ। अगर मैं अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। कैसे, मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगी, क्वेश्चन पढ़ूंगी, तुम पॉज कर देना, खुद से ट्राई करना, 2-3 बार ट्राई करना, क्वेश्चन पढ़ना बार बार, नहीं समझ में आए तो प्ले करना, ओके। चलो, तो द एक्सटेंट, क्या बोल रहा है, द एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। दो चीजों पे बेटा एक्सटेंट डिपेंड कर रहा है स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग ज्यादा होगी या कम होगी, ये डिपेंड दो चीजों पे कर रहा है। पहला तो लाइट की वेवलेंथ क्या है, और दूसरा बेटा साइज क्या है पार्टिकल का, स्कैटरर का साइज क्या है। तो वेवलेंथ मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि वो सिम्युलेटर के हेल्प से मैंने बताया था कि मैं कलर चेंज कर रही थी, वहां पर रेड से मैं वायलेट जा रही थी, वायलेट से रेड आ रही थी, तो एक नंबर उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ था, वो बेटा वेवलेंथ है उसकी, ठीक है।
तो वेवलेंथ तुम ऐसे समझ सकते हो कि वो नंबर जिस पे तुम्हें एक पर्टिकुलर कलर मिल रहा है। आई थिंक तुम सब लोग फोटो एडिटिंग वगैरह करते होगे, राइट? कैनवा पे भी काफ़ी कुछ बनाया होगा तुमने, कलर वगैरह जो भी कलर किट ये सब वेबसाइट्स रहती है वो भी यूज़ की होगी। तो बेटा हर कलर का एक कोड रहता है, तो सिमिलरली जैसे हर कलर का कोड रहता है वहाँ पर 6 डिजिट का 6 अल्फा न्यूमेरिक कोड रहता है, वहाँ उसको हेक्स कोड कहते हैं। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पर हर कलर के लिए एक नंबर रहता है जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ओके, ऐसे समझ लो, क्योंकि अभी तुम लोग छोटे क्लास में हो तो तुम्हें पूरा वेवलेंथ समझाना इज नॉट मतलब फीजिबल, ठीक है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए अभी ऐसे समझ लो कि वेवलेंथ इज दैट नंबर जहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर कलर मिल रहा है। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पर रेनबो कहाँ पे पढ़ाया था मैंने आपको, यहाँ पर पढ़ाया था। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, वायलेट की जो वेवलेंथ रहती है वो शॉर्टेस्ट रहती है और जो रेड की वेवलेंथ रहती है लॉन्गेस्ट रहती है। एक नंबर से याद रख सकते हो इसको, अप्रोक्सीमेटली जो वायलेट की वेवलेंथ रहती है बेटा वो 4000 एंगस्ट्रॉम रहती है, ठीक है, और जो रेड की वेवलेंथ रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली रहती है आपकी 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा देखो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो रेड से काफ़ी ज़्यादा छोटी है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है हमारे स्पेक्ट्रम में। अच्छा, एंगस्ट्रॉम अगर मुझसे पूछोगे क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एंगस्ट्रॉम की स्पेलिंग बेटा ये होती है, ठीक है, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, ये हो गया, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं। अब एक एंगस्ट्रॉम अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो बेटा ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 1/10⁻10। ये ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये तो जब आप 1 को डिवाइड करोगे 10 जीरोस रख के, ठीक है, 1 के बाद आप 10 जीरोस रख दोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इसके बराबर होता है। ओके, बहुत छोटा नंबर रहता है। अच्छा, तो हम थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। हमने क्या बोला था कि भाई जो एक्सटेंट रहता है स्कैटरिंग का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे, कि लाइट की वेवलेंथ क्या है, कौन सा कलर है बेसिकली, और दूसरा कि साइज क्या है पार्टिकल का। आगे वो बोल रहा है कि शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ में बेटा आ जाएगा आपका ब्लू आ जाएगा, वायलेट आ जाएगा, इंडिगो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये शॉर्टर वेवलेंथ हो गई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, दे स्कैटर मोर, ठीक है, स्कैटर मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ्स, जैसे कि रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज की वेवलेंथ बेटा ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो जो कम वेवलेंथ रहेंगे वो ज़्यादा स्कैटर करेंगे। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे याद रखना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड रहते हैं ऑल ओवर द प्लेस, उनके टॉयज भी उन्हीं की तरह रहते हैं, इधर उधर सब फैले रहते हैं। तो छोटे वेवलेंथ या छोटे बच्चे ऐसे याद रखना वो स्कैटर करते हैं, जबकि जो बड़े लोग रहते हैं लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो भी हमारे लाइट रहती है रेड ऑरेंज कलर, ये क्या रहती है, स्कैटर नहीं करते, ठीक है। बड़े लोग आलसी हो जाते हैं बड़े होकर, ठीक है, एक जगह पर बैठे रहते हैं, ऐसा मतलब बिजी हो जाते हैं यार, आलसी नहीं। ओके, अब बेटा इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, देखो बोल रहा है स्कैटरिंग कॉजेज मेनी नेचुरल ऑप्टिकल फिनोमिना, ठीक है, कैसे, नेचुरल ऑप्टिकल फिनोमिना। अच्छा, पहला क्या है बेटा, तो देखो पहला बोला है उसने ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके, अब सुनो जरा, क्या होता है कि हमारा स्काई ब्लू क्यों दिखता है, कभी तुमने सोचा होगा। तो बेटा क्या होता है, सन से रेज आ रही हैं, वाइट लाइट आ रही है, ओके। अब वाइट लाइट में तो बहुत सारे कलर्स रहते हैं, है ना, तो हमें सिर्फ ब्लू कलर क्यों दिख रहा है स्काई में। तो उसका एक रीज़न ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ना बेटा डस्ट, स्मोक, पार्टिकल्स, ये सब पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ये वाइट लाइट इन पार्टिकल से टकराती है, तो अब सुनो मैंने क्या बताया था, अगर पार्टिकल का साइज छोटा रहेगा छोटी वेवलेंथ स्कैटर होगी, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा रहेगा बड़ी वेवलेंथ स्कैटर करेंगी, ओके। और यूजुअली वाइट लाइट ही मिलती है हमको, ठीक है, जब पार्टिकल बड़ा रहता है तो यूजुअली हमें वाइट लाइट ही मिलती है। तो क्या बोला, हमें स्काई का कलर ब्लू दिख रहा है। तो बेटा जो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो अप्रोक्सीमेटली उनका जो साइज है वो ब्लू कलर की वेवलेंथ के आसपास का है, ठीक है, वो ब्लू कलर की वेवलेंथ के आसपास का है। जिस कलर पे हमें ब्लू कलर मिल रहा है, सॉरी जिस नंबर पे हमें ब्लू कलर मिल रहा है, उन पार्टिकल्स का साइज भी उन नंबर के आसपास है। तो बेटा क्या होएगा कि जब ये लाइट, वाइट लाइट, सनलाइट हमारे अर्थ में एंटर करेगी, ये पार्टिकल को हिट करेगी और लाइट स्कैटर हो जाएगी। कौन से वाली वेवलेंथ की, छोटी वेवलेंथ की, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ये वाली लाइट स्कैटर होंगी और हमें स्काई का कलर कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ठीक है।
फिर जब बेटा सनराइज या सनसेट होता है तो हमें स्काई का कलर रेड या ऑरेंज क्यों दिखता है? हमें सनराइज या सनसेट पे स्काई का कलर ऑरेंज क्यों दिखता है? क्योंकि बेटा ब्लू लाइट स्कैटर नहीं करती है, वहाँ पर रेड और ऑरेंज लाइट ज़्यादा स्कैटर करती है हमारे स्काई में, ठीक है, सनलाइट या सनसेट पे, ओके, क्योंकि वो होराइजन पे आ जाता है। हो सकता है मतलब जो उसका पाथ रहेगा वहाँ पर क्या बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे उसे, तो क्या अब देखो ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। डे टाइम में क्या रहता है, स्काई ब्लू रहता है, सनराइज या सनसेट पे ये जो स्काई है रेड ऑरेंज हो रहा है। तो मतलब बेटा एक तरीके से ओरिएंटेशन हमारी अर्थ घूम रही है, रोटेट कर रही है, सन तो अपनी ही जगह है, ठीक है, सन अपनी ही जगह है, हम रोटेट कर रहे हैं। तो हमारे रोटेट करने से क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, ठीक है, हो सकता है एक जगह पे जब सन हमारे ईस्ट पे था, ठीक है, जब सन अर्थ के ईस्ट पे था तो क्या हुआ था कि हमको उतने पार्टिकल्स बड़े बड़े नहीं मिल रहे थे, ठीक है, पोजीशन भी मैटर करती है, लेयर्स कैसे मिल रही हैं हमें, है ना, तो उस पर मैटर करता है। अगर हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल रहे हैं ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होगी। सनराइज और सनसेट पे बेटा जो मैंने स्कैटरिंग मैंने पोजीशन पढ़ाई थी आपको सन की, ठीक है, डिलेड सनराइज एंड एडवांस सनसेट के बारे में मैंने आपको एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, उल्टा बोल रही हूँ मैं, हाँ, तो इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर देखो बेटा आपका क्या है, ये जो सन है सनराइज या सनसेट पे ये होराइजन के आसपास रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो लेयर रहती है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो रहती हैं वो डे टाइम में क्या रहता है, सन ऊपर रहता है, ईस्ट टू वेस्ट वाली जो डायरेक्शन है, समझ लो ईस्ट में अलग हमें लेयर्स मिलेंगी, वेस्ट में भी वैसे ही कुछ लेयर्स मिलेंगी, बाकी ये जो बीच का पोर्शन है वहाँ पर हमें ब्लू दिखता है, ठीक है, तो वो लेयर अलग रहेंगी, ओके। तो यहाँ पर जो लेयर है समझ लो ये बहुत ज़्यादा इधर पे बड़े बड़े पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, तो इसलिए रेड और ऑरेंज लाइट ज़्यादा स्कैटर होगी। फिर नेक्स्ट है बेटा वाइड अपीयरेंस ऑफ क्लाउड्स। तो क्या होता है, क्लाउड बेटा कैसे बनते हैं, तो जब हमारा वाटर साइकिल पढ़ी होगी तुम लोगों ने कि जब वाटर इवेपोरेट करता है और ऊपर जाकर कंडेंस करता है हमारे एटमॉस्फेयर के पास, तो क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अब क्लाउड में बेटा बड़े बड़े पार्टिकल से बना है, तो जो ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो वाइट लाइट को क्या बोलते हैं, वो जब लाइट आती है, ठीक है, तो उसको स्कैटर नहीं करते, वो वाइट ही रहती है लाइट, तो क्लाउड इसलिए वाइट दिखते हैं, ठीक है, क्लाउड क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल से बने हैं, ऐसे सच कोई स्कैटरिंग होती नहीं है, इसलिए जो वाइट लाइट है वो वाइट ही दिखती है, इसलिए क्लाउड हमारे वाइट अपीयर करते हैं। रेड लाइट जो है वो लीस्ट स्कैटर होती है, ठीक है, सबसे कम स्कैटर होती है रेड लाइट। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हमको बड़े बड़े मिलते नहीं हैं एटमॉस्फेयर में, इतने ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स हमको मिलते नहीं हैं एटमॉस्फेयर में, ज़्यादातर हमें छोटे पार्टिकल्स ही मिलते हैं, इसलिए हमें जो क्या बोलते हैं स्काई का कलर है वो ब्लू दिखता है। अगर तुम बोलो मैम पानी का कलर ब्लू क्यों होता है, पानी का बेटा कोई कलर नहीं रहता, कलरलेस रहता है। अगर तुम नदी के पानी को देख रहे हो, अगर वो पानी बहुत साफ है तो वो ब्लू दिखेगा, वाई? बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग द कलर ऑफ द स्काई, ब्लू स्काई, ठीक है। अगर बेटा स्काई का कलर चेंज होएगा तो वो पानी का कलर भी तुम्हें चेंज होता हुआ दिखेगा। जिस भी वेसल या कलर्ड कप में तुम पानी ले रहे हो, पानी का कलर वैसा ही रहता है, तो पानी इज कलरलेस, ओके, वाटर इज कलरलेस। हाँ, तो रेड लाइट कैसी स्कैटर होती है, लीस्ट स्कैटर्ड रहती है हमारी रेड लाइट, इसलिए बेटा अब सुनो, जब रेड लाइट सबसे ज़्यादा कम स्कैटर हो रही है, मतलब एक जगह पे रेड लाइट कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, तो यहाँ पर बेटा रेड लाइट को हम यूज़ करते हैं डेंजर सिग्नल्स में, इमरजेंसी सिग्नल्स में रेड लाइट यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि वो दूर से ही हमें दिख जाती है, क्योंकि स्कैटरिंग तो हो नहीं रही है रेड लाइट की, राइट, तो वो एक जगह पर ही हमें कॉन्सेंट्रेटेड दिखेगी। जैसे वो लेज़र बीम रहती है, वो रेड दिखती है हमें, वो स्कैटर नहीं करती उतना। अच्छा, जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं उसमें जो रेड लाइट रहती है वो भी स्कैटर नहीं करती है। इमरजेंसी सिग्नल्स हो गए, जैसे समझ लो अगर हमें प्लेन मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि जैसे समझ लो प्लेन लैंड करता रहता है, ओके, प्लेन इज जस्ट अबाउट टू लैंड, बट जो नीचे जो वर्कर्स रहते हैं वो ना ऐसे रेड कलर की लाइट पकड़े रहते हैं, वेव करते हो कि नहीं अभी लैंड नहीं कर सकते आप, तो पायलट समझ जाता है, वो एक तरीके से इशारे में, उनके जो भी कोड लैंग्वेज रहती है तो वो इशारे में उनको समझा देते हैं और पायलट समझ जाते हैं कि हमें अभी लैंड नहीं करनी है, तो वो प्लेन को थोड़ा एक चक्कर और घुमा लेते हैं कहीं भी, ठीक है, ऐसे। तो रेड लाइट सबसे लीस्ट स्कैटर होती है एंड इट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स एंड ट्रैफिक लाइट्स, ओके। अच्छा, टिंडल इफेक्ट पे चलते हैं बेटा। टिंडल इफेक्ट आपकी बुक में दिया गया है। ये टिंडल इफेक्ट आप और कहाँ पर देख सकते हो, तो बेटा जो हमने क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है,
आपने पढ़ा होगा मिक्सचर्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में। तो बेटा कोलॉइड सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर कि ये जो पार्टिकल्स रहते हैं इनका जो साइज रहता है वो इतना छोटा भी नहीं रहता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा भी नहीं रहता कि हम उन्हें आंखों से देख सके, और इतना छोटा मतलब काफ़ी छोटा रहता है कि वो आंखों से दिखता भी नहीं है, ठीक है। बीच में रहता है इनका साइज, हम इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। जैसे मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसमें जो भी पार्टिकल्स है वो हमें आंखों से नहीं दिखते। तो बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जरा पढ़ लेते हैं इस इफेक्ट के बारे में। तो बोला है कि लाइट स्कैटर्ड बाय सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या क्या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में? तो बोला है भाई स्मोक हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, फॉग हो सकता है, डस्ट भी हो सकती है। दीज मेक द बीम विजिबल, ठीक है। जो लाइट बीम आ रही है उसे विजिबल करते। कैसे? ये जो सनलाइट आ रही है, ये देखो बेटा यहाँ पर तुम्हें बीम विजिबल हो रही होगी, ये है, ये कितनी सारी बीम्स हमें दिख रही हैं, ओके। तो ये क्या है बेटा, ये टिंडल इफेक्ट के कारण हो रही है। जैसे फॉरेस्ट में तुम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि फॉरेस्ट से समझ लो लाइट आ रही है ऊपर से, ठीक है। घना जंगल रहता है, ऊपर पेड़ रहते हैं बहुत ज़्यादा, उधर से ना बहुत कम सनलाइट आती है, लेकिन जहाँ से भी आती है वो ऐसे फैल के आती है, स्कैटर होके आती है पूरी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये टिंडल इफेक्ट है एक तरीके से। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइट जो हमारी स्कैटर हो रही है इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कारण जो बीम को विजिबल बना रही है, इस इफेक्ट को हम बेटा टिंडल इफेक्ट कह देते हैं, ओके। अब बोला है द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमने जस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पढ़ा था इसके बारे में कि जो हमारी लाइट स्कैटर होएगी वो डिपेंड किस पे करेगा, मतलब स्कैटरिंग का एक्सटेंट किस पे डिपेंड करेगा, या लाइट के कलर जो स्कैटर हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज क्या है पार्टिकल्स का। अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट स्कैटर होएगी, अगर हमारे क्या बोलते हैं पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर होंगी, और बहुत बड़ा है तो वाइट लाइट आएगी, ठीक है। ये बोल रहे हो। अब एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, बोला है अ बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ डस्टी रूम, ठीक है। समझ लो आप एक अंधेरे कमरे में हो जहाँ पर एक छोटा सा होल है और वहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, ओके। अब क्या होएगा, हाँ जस्ट इमेजिन, ठीक है। जस्ट इमेजिन मूवी देखी होगी आप, आई होप आप लोगों ने। तो जस्ट इमेजिन कि आप एक रूम में हो, ठीक है। आप एक रूम में हो और वो रूम में एकदम अंधेरा है, बट एक जगह से सनलाइट आ रही है। तो आपको देखेगा बेटा जहाँ से सनलाइट आ रही है वो पूरा जो सनलाइट का पाथ है वो आपको विजिबल होएगा, ऐसे रोशनी आते हुए दिखेगी और वो फैल जाएगी। ये क्या हो रहा है बेटा, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है टिंडल इफेक्ट के कारण, और आपको उस सनलाइट के पाथ पे दिखेगा भी कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, धूल है, डस्ट है, ये सब, ठीक। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया कि बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ डस्टी रूम। दूसरा क्या है बेटा, हेडलाइट्स विजिबल इन फॉग। हेडलाइट्स आपको विजिबल हो जाती है फॉग में, जब फॉगी टाइप का हमारा एटमॉस्फेयर रहता है तो वहाँ पर हेडलाइट्स हमें दिखती है कि जो पाथ हमारा हेडलाइट का है वो हमें दिखता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, तो ब्लू कलर ऑफ द स्मोक फ्रॉम अ मोटरसाइकिल एग्जॉस्ट। ये भी स्कैटरिंग टिंडल इफेक्ट के कारण होता है कि जो मोटरसाइकिल या व्हीकल के एग्जॉस्ट रहते हैं उसमें से हमें ब्लू कलर दिख रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। जो पार्टिकल है छोटे हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। तो बोला है स्मॉलर पार्टिकल स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ, जैसे कि ब्लू वायलेट मोर स्ट्रांगली, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका टिंडल इफेक्ट। वाई इज द स्काई ब्लू, ये मैंने आपको बता दिया है, अपन एक बार पढ़ ले रहे हैं इसको। तो क्या बोला है कि ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्कैटर करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ्स को। क्या क्या हो गई, ब्लू लाइट हो गई अपनी। एयर मॉलिक्यूल्स, फाइन पार्टिकल्स छोटी छोटी वेवलेंथ वाले कलर को ज़्यादा स्कैटर करती हैं मोर स्ट्रांगली दैन लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। अब जो ब्लू लाइट है वो सारी डायरेक्शंस में स्कैटर होती है और हमारी आईज में रीच करती है फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द स्काई, मेकिंग द स्काई अपीयर ब्लू, ठीक है। तो ये आपको नीला आसमान दिख रहा है, सफ़ेद क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये भी हमने सफ़ेद क्लाउड्स के बारे में देखा है। तो बोला है बेटा एटमॉस्फेयर के बिना, बोर्ड ने इस पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो हमें क्या कलर दिखेगा स्काई का, ठीक है। हमें स्काई का क्या कलर दिखेगा जब कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा। तो बोला है विदाउट द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर एब्सेंट रहेगा मतलब बेटा वैक्यूम है,
ठीक है। जैसे कि स्पेस में, आउटर स्पेस में हमारे क्या है, वैक्यूम है, वहां पर कोई कलर दिखता है नहीं, सब काला काला दिखता है, लाइट की एब्सेंस रहती है वहां पर। तो वही बोला है, विदाउट द एटमॉस्फेयर द स्काई वुड अपीयर कंप्लीटली डार्क, ठीक है, एज सीन फ्रॉम आउटर स्पेस। आगे क्या बोला है, आगे कुछ रिकैप पॉइंट्स दिए हमको, जो मैंने आपको पहले बता चुका है कि रेड लाइट जो है वो सबसे कम स्कैटर होती है, इसलिए हम रेड लाइट को डेंजर सिग्नल्स और ट्रैफिक लाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है ज़्यादा दूर ट्रैवल करती है। इसका ये रीज़न लिखा है यहाँ पर कि ये बिना स्कैटर हुए ज़्यादा दूर ट्रैवल करती है, इसलिए हम डेंजर सिग्नल्स के लिए रेड लाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है। हमारी आई बॉल का जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर का है नियरली। नियर पॉइंट एक यंग अडल्ट नॉर्मल आई का जो रहता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हम रिकैप कर रहे हैं, ओके। फार पॉइंट एक नॉर्मल आई का क्या रहता है, इन्फिनिटी, ठीक। अच्छा, अब जो सन है हमारा, इट इज विजिबल अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर remains visible, ठीक है, remains visible approximately 2 minutes after the actual sunset due to atmospheric refraction। अच्छा, वेवलेंथ जो है रेड लाइट की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। मतलब ब्लू लाइट की वेवलेंथ में अगर मैं 1.8 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा रेड लाइट की वेवलेंथ, ठीक है। हमने एकदम एग्जैक्ट नंबर्स लिए थे, मतलब राउंड ऑफ करके 4000 एंड 8000। 4000 का जस्ट डबल क्या होएगा, 8000, ठीक है। यहाँ पर वो थोड़ा छोटा नंबर ले रहे हैं 1.8, अपन ने उसको जस्ट राउंड ऑफ करके 2 कर दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अच्छा, दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस के कारण क्या होता है, इट कॉजेज द रेड लाइट टू स्कैटर द लीस्ट एंड द वायलेट ब्लू लाइट टू स्कैटर द मोस्ट इन एटमॉस्फेयर। अब देख लो जरा मायोपिया वर्सेस हाइपरमेट्रोपिया के बारे में एक क्विक रिकैप। क्या बोला है, मायोपिया बेटा नियर साइटेडनेस रहता है, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस रहता है। यहाँ पर पास की चीजें दिखती हैं, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखती हैं। तो क्या बोल रहा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल, ठीक है, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि फार पॉइंट जो रहता है वो आगे खिसक आता है, इन्फिनिटी से पहले खिसक आता है। अब क्या होता है, तो जो इमेज है बेटा वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, ओके। मतलब समझ लो ये तुम्हारा फार पॉइंट आ गया, तो ये जो तुम्हारी इमेज है वो भी पहले बनेगी रेटिना की, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है। फार पॉइंट पहले आ गया तो इमेज भी पहले बनेगी। अब क्या होता है, ये क्यों हो रहा है, तो बेटा लेंस का जो है एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है, या हमारी आई बॉल इलोंगेट हो जाती है। कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस यूज करके। ये बेटा कॉनकेव है और ये डाइवर्जिंग इसका नेचर है, ठीक है, ऐसे याद रखना। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा, दूर के ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं आसानी से, पास के ऑब्जेक्ट्स हमें ढंग से नहीं दिखते। नियर पॉइंट जो रहता है वो दूर खिसक जाता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो फिर क्या होता है, अब यहाँ पर देखो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, नियर पॉइंट जो है वो पीछे खिसक रहा है, तो जो इमेज है वो भी पीछे बनेगी, ठीक है। हमारे मायोपिया में ऐसे डिस्टेंस हो रहा था, इमेज पहले बन रही थी क्योंकि फार पॉइंट पहले आ गया था, और हमारे हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, नियर पॉइंट पीछे खिसक गया तो इमेज भी रेटिना के पीछे बनेगी, ऐसे याद रखना, ओके। मायोपिया में ये, तो हाइपरमेट्रोपिया में ये। अच्छा, नियर पॉइंट इज फार्दर देन 25 सेंटीमीटर, तो इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। कैसे, क्यों कॉज हो रहा है ये, तो बेटा लॉन्ग फोकल लेंथ के कारण हो रहा है ये, या हमारी आई बॉल शॉर्ट हो गई है, ओके। हमारी आई बॉल क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है, श्रिंक हो गई है। कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम इसको, तो बेटा कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस यूज करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, तो क्या क्या है बेटा, ह्यूमन आई के पास की पार्ट्स है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, सिलियरी मसल्स एंड ऑप्टिक नर्व। तो बेटा जब डायग्राम ड्रॉ करो या लेबल करो एग्जाम में आए तो ये सब की पॉइंट्स याद रखना। डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, 2-3 बार बनाओगे आ जाएगा। वैसे आजकल डायग्राम बनाने को तो नहीं आते, बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे रे डायग्राम में बोलती हूँ कि 4 से 5 बार बनाकर देखो हर रे डायग्राम को, याद करो उसको, ठीक है, कि रेस कहाँ से कैसे जा रही है, लॉजिकली थोड़ा सोच सोच के खुद से बनाओ उसको, ओके। 4 to 5 टाइम्स तुम उसे बनाओगे तो अपने आप तुम्हें सब आ जाएगा। अच्छा,
लेंस अपना कर्वेचर चेंज कर सकता है जिसे हम बेटा अकोमोडेशन कहते हैं। क्यों चेंज कर सकता है? ताकि हम अलग अलग डिस्टेंसेस पे फोकस कर सकें। नियर पॉइंट हमने देख लिया था 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होता है एक नॉर्मल आई के लिए। मायोपिया भी हमने देख लिया था, इसको हम कॉनकेव लेंस से करेक्ट करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को बेटा हम करेक्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। प्रेसबायोपिया का क्या काम है? तो प्रेसबायोपिया बेटा हम वहां पर बाइफोकल लेंथ यूज कर रहे थे जहां पर कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों लेंस का एकदम मिक्स था वो, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे मेन विजन डिफेक्ट्स थे, ठीक है। मेन विजन डिफेक्ट्स ये थे। कैटरैक्ट मैंने आपको इन तीनों से पहले पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि वो फोकल लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था। उधर पे क्या हो रहा था? कैटरैक्ट कॉजेस क्लाउडी विजन, ठीक है। विजन हमारा जो है वो ब्लर हो जा रहा था और इसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो बेटा सर्जरी करा के, ओके। प्रिज्म क्या करता है बेटा? प्रिज्म हमारी लाइट को डिस्पर्स करता है, व्हाइट लाइट को इनटू विबग्योर, ठीक है। डिस्पर्स हो रहा है और ये स्पेक्ट्रम बन रहा है। अब जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड करती है और जो रेड लाइट है वो सबसे कम बेंड करती है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है? तो रेनबो फॉर्म होता है बेटा रिफ्रैक्शन के कारण, इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। देखो, एक बोला है रिफ्रैक्शन, फिर बोला है डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तीन चीजों के कारण रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? रेन ड्रॉप्स के द्वारा, ओके। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है क्या क्या कॉज करता है? तो बेटा स्टार्स की ट्विंकलिंग कॉज करता है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट कॉज करता है, एंड जो हमारी स्कैटरिंग है वो शॉर्टर वेवलेंथ्स की ज़्यादा होती है जिसके कारण स्काई क्या होता है? ब्लू अपीयर करता है, ओके। आगे देख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम पे फोकस करते हैं ज़रा। बोर्ड एग्जाम ने क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी हैं? तो बेटा डेफिनेशंस हमको याद रखनी है, जैसे कि अकोमोडेशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। मायोपिया की डेफिनेशन हो गई, हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। प्रेसबायोपिया की हो गई, ओके। लेंस करेक्शन आपको याद रखना है कि मायोपिया हम कॉनकेव लेंस से करेक्ट कर सकते हैं, ये मायोपिया कॉनकेव लेंस है और हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस से हम करेक्ट कर सकते हैं। और प्रेसबायोपिया हम बाइफोकल लेंस से करेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर ऊपर वाला पार्ट कैसा रहता है? कॉनकेव रहता है और नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स रहता है, ठीक है। अच्छा, डिस्पर्जन में क्या हो रहा है? तो बेटा व्हाइट लाइट विबग्योर में स्प्लिट हो रही है। विबग्योर क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होती है और रेड सबसे कम बेंड होती है। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है जैसे हमने इसके पहले ही पढ़ी थी। ये नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर या कुछ भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है नियर पॉइंट क्या है बताओ, तो ऐसे तुम नॉर्मली लिख सकते हो कि एक नॉर्मल यंग अडल्ट आई का जो नियर पॉइंट रहता है 25 सेंटीमीटर रहता है। फार पॉइंट जो रहता है वो इन्फिनिटी रहता है। एक नॉर्मल, ये जरूर मेंशन करना, एक नॉर्मल यंग अडल्ट आई के लिए आई बॉल का डायमीटर 2.3 हो सकता है ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। सनराइज हमको विजिबल होता है 2 मिनट पहले और सनसेट हमको 2 मिनट बाद भी विजिबल रहता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें स्टार्स की ट्विंकलिंग दिखती है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट दिखता है, ठीक है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लो जिसके बाद हम चालू करेंगे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद हम करेंगे बेटा चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस। हाँ तो प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों ने ब्रेक ले लिया होगा एंड अब आप एकदम फ्रेश हो। प्लीज़ खा लो अगर कुछ खाना है, पानी पी लो खूब सारा, एंड लेट्स स्टार्ट विद द इन टेक्स्ट क्वेश्चन। नोटबुक पेन लेकर बैठना, जो जो क्वेश्चन आएगा खुद से सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद तुम वीडियो को पॉज करने के बाद प्ले करोगे और फिर तुम सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। प्रॉमिस? ओके, लेट्स गो। पहला बेटा इंटेक्स क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। तो बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? तो बेटा लिख देना द एबिलिटी ऑफ द आई to adjust its focal length using ciliary muscles to view
objects at different distances, ठीक है, यहाँ पर नियर फार ऑब्जेक्ट्स सब आ जाएंगे। तो ये आपकी एक कंप्लीट डेफिनेशन है पावर ऑफ अकोमोडेशन की। क्या कहती है ये डेफिनेशन? द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, क्या यूज करके? सीलियरी मसल्स यूज करके। क्या देखने के लिए? तो ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस, सॉरी मैंने डिस्टेंट लिख दिया था, ठीक है, टू व्यू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन विद अ मायोपिक आई, कैसी आई है बेटा? इसकी मायोपिक आई है। ये क्या कर सकता है? ये बोल रहा है कि ये 1.2 मीटर से ज्यादा दूर नहीं देख पा रहा है, ठीक है। मायोपिया वाले लोग क्या करते हैं? पास की चीजें देख सकते हैं और दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं। तो ये जो हमारा पर्सन है बेटा, ये जो क्या कर रहा है, ये दूर की चीजें, कितनी? 1.2 मीटर से ज्यादा दूर की चीजें नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो बोला है व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। यहाँ पर हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो बेटा याद रखो कि हम जब ये मायोपिया पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। ये हमारा करेक्टिव लेंस है, या तुम लिख सकते हो डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ओके, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। तो बेटा ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन बोला है। क्या बोला है? इसने पूछा है फार पॉइंट क्या होता है, तो हम बता देंगे कि फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है, विथ ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन बोला है, ठीक है। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो बोलोगे ऐसे, कैसे लिखोगे? लिखोगे कि द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन इज गिवन बिलो। फिर नीचे लिखोगे फार पॉइंट इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड नियर पॉइंट इक्वल्स 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू यूनिट दोनों लिखोगे, ओके। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए आ सकता है, ये वाला भी 1 मार्क के लिए आ सकता है। हो सकता है ये 1 मार्क में दे, या हो सकता है जैसे ये MCQ बनाकर दे दे इसका, ठीक है। अच्छा, आगे बोला है अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इसको ब्लैक बोर्ड देखने में, रीडिंग द ब्लैक बोर्ड ही हैज डिफिकल्टी। बोला है व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, मतलब बेटा दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं, मतलब दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं हमारे प्यारे से बच्चे को। अब क्या हो रहा है? व्हाट कुड बी द डिफेक्ट इन द चाइल्ड, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं, पास की चीजें दिख रही हैं, मतलब क्या हो सकता है? डिफेक्ट जो हमारा यहाँ पर है पॉसिबल, दैट इज मायोपिया। क्या हो सकता है? मायोपिया, जिसे हम क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस, ओके। यहाँ हमको पास की चीजें विजिबल होती हैं, दूर की चीजें विजिबल नहीं होती हैं। अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिख दो बेटा करेक्शन। कौन सा लेंस यूज करते हैं हम यहाँ पर? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव लेंस, और ब्रैकेट में लिख देना डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। इसको बेटा कहानी की तरह समझोगे ना तो सब याद रहेगा। कैसे कहानी की तरह? याद करो, मैंने बताया था तुम्हें कि जो हमारी लाइट है, ठीक है, मैंने क्या बताया था? मायोपिया में हमारा क्या हो रहा है? फार पॉइंट पहले खिसक गया है, इमेज जो है वो पहले बन रही है, ठीक है, मतलब कन्वर्जेंस पहले हो गया है, ज्यादा कन्वर्जेंस हो गया है, इसलिए इमेज पहले बन रही है। हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर डाइवर्जेंस हो जाए तो इमेज ना थोड़ा पीछे जाकर, मतलब जो रेज है थोड़ा पीछे जाकर मिले, तो हमको डाइवर्जेंस के लिए डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, जो कि क्या है? हमारा कॉनकेव लेंस है। लॉजिकली कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। अच्छा, अब आते बेटा इंडेक्स क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में इतने ही थे, ठीक है।
पहले की जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें मेरे ख्याल से दो या 3 बॉक्सेस थे इंडेक्स क्वेश्चन के, बट इस चैप्टर में अब आपके सिर्फ एक ही बॉक्स बचा है, तो उसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं बेटा चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस पे। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये किस कारण से होता है? तो बेटा ऑप्शन ए कह रहा है प्रेसबायोपिया ना, ऑप्शन बी कह रहा है अकोमोडेशन, ऑप्शन सी कह रहा है नियर साइटेडनेस, ऑप्शन डी कह रहा है फार साइटेडनेस। तो बेटा ये एबिलिटी दूर दूर के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बाय फोकल लेंथ एडजस्ट करके, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। इमेज कहाँ पे बनती है बेटा? ऑब्जेक्ट की इमेज आई पर कहाँ पे बन रही है? कॉर्निया पे, आइरिस पे, प्यूपिल पे, रेटिना पे। तो आंसर ऑब्वियसली रेटिना रहेगा, आप सबको पता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। चलो नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बोला है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन। वो सबसे छोटा डिस्टेंस जहां पर तुमको क्लियरली दिखेगा क्या होता है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। यहाँ पर बेटा जब भी एमसीक्यू करेंगे आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे। चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, बहुत पेशेंटली पढ़ेंगे, हड़बड़ी नहीं करनी है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस में बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर आ जाएगा क्या? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ में चेंज कैसे होता है आई लेंस के? तो बेटा प्यूपिल के कारण होता है, रेटिना के कारण होता है, सीलियरी मसल के कारण होता है, आइरिस के कारण होता है। तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमने अकोमोडेशन पढ़ा था तो हमारे लेंस का जो कर्वेचर है वो चेंज कौन कर रहा था? वो सीलियरी मसल्स चेंज कर रही थी, जिसके कारण लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो रही थी। तो आंसर आपका आ जाएगा सी, दैट इज सीलियरी मसल्स। अच्छा, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पार -5.5 डायोप्टर। बेटा माइनस से क्या समझ में आ रहा है आपको? कि माइनस से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो -5.5 डायोप्टर है ये क्या है? ये हमने कॉनकेव लेंस यूज किया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसकी पावर माइनस है। फोकल लेंथ माइनस में किसकी रहती है? कॉनकेव की। फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। ठीक है, डिस्टेंट विजन करेक्ट करने के लिए क्या ये यूज किया है? बोला है फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। यहाँ पर बेटा ये क्या आ गया? ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस। तो मतलब ये पर्सन क्या यूज कर रहा है? ये पर्सन यूज कर रहा है बायफोकल लेंस, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंस हैं। ओके, तो बोला है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग। पहला बोला है डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस हम मतलब कितनी फोकल लेंथ का लेंस हम यूज करेंगे, और नियर विजन को करेक्ट करने के लिए कितनी फोकल लेंथ का लेंस हम यूज करेंगे। तो बेटा फर्स्ट वाला देख ले रहे हैं हम यहाँ पे, डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन के लिए अब बेटा डिस्टेंट विजन को क्या करना है? करेक्ट करना है, मतलब दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं। कॉनकेव लेंस यूज किया हमने, क्या है? मायोपिया है, मायोपिया है। ओके, तो यहाँ पर बेटा फोकल लेंथ कैसे आएगी तुम्हें? फोकल लेंथ कैसे मिलेगी? पहली बात तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है पार इज इक्वल्स टू 1/f। अब तुम्हें फोकल लेंथ चाहिए तो यहाँ पर नीचे पार रखोगे। पार की वैल्यू बेटा है आपकी 1/-5.5 डायोप्टर। ठीक है, 1/-5.5 डायोप्टर, ये आ जाएगा आपका 10। ये हो जाएगा हमारा 2/11, ये हो जाएगा हमारा 2/11। तो बेटा आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी, अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये होएगा 0.18। ठीक है, 0.18। अब वो डायोप्टर में दिया है तो बेटा हम फोकल लेंथ को निकाल रहे हैं मीटर में। ठीक है, फोकल लेंथ हमारी आई है मीटर में, और अगर आपको सेंटीमीटर में निकालनी है तो हम और करके लिख देंगे यहाँ पर कि 18 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई बेटा? इसकी फोकल लेंथ हो गई। ओके, पार जब डायोप्टर में रहती है तो फोकल लेंथ मीटर में आती है। हमको क्या करना पड़ता है बेटा?
हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। ये तो हो गया बेटा डिस्टेंट विजन, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया डिस्टेंट विजन। अब हम आते हैं नियर विजन पे, ठीक है। अब हम आते हैं नियर विजन पे। ठीक है, तो नियर विजन में बोला है हमें पावर दी है बेटा 1.5 डायोप्टर दी है, ठीक है। हमें पावर दी है 1.5 डायोप्टर। पहले फॉर्मूला लिख लिया अपन। फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 1 अपॉन पावर का इनवर्स, ठीक है, या पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगी फोकल लेंथ आपकी। अच्छा, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये हो गया हमारा 1.5, ठीक है। प्लस है तो हम प्लस मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ से बेटा पॉइंट उड़ा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने पॉइंट उड़ाई थी, ये मैं दूसरे कलर से शो कर दूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि मैंने कैलकुलेशन कहाँ पे किया है। पॉइंट उड़ाया, 0 लगाया, ठीक है। पॉइंट उड़ा के 0 लगाया, ये हो गया बेटा 2/3। 2/3 हो गया हमारा आंसर जो आएगा। हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 0.67 मीटर या 67 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी बेटा फोकल लेंथ। कौन से लेंस की? ये वाली जो फोकल लेंथ रहेगी बेटा, ये आपकी रहेगी कॉनकेव लेंस की। ये रहेगी बेटा कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, और ये रहेगी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। ये रहेगी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है। ये है। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे इस चैप्टर के, एंड ये चैप्टर हम एकदम सॉलिड बना लेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, नोट्स बना लेना, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास अगर कोई और क्वेश्चन बैंक वगैरह है तो प्लीज़ आप उससे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा, ओके। पढ़ाई एक जगह से करना, क्वेश्चन बहुत सारी जगह से करना, ऐसे ही प्रिपरेशन अच्छी होती है। पढ़ाई एक ही जगह से की जाती है। जैसे एक गुरु है, एक गुरु को अपना एकदम सब कुछ मान लो। एनसीईआरटी इज योर गीता, कुरान, बाइबल, ठीक है। एनसीईआरटी इज दैट बुक जिसको एकदम चरम ऐसे फोकस पे रखना है, ठीक है, एकदम, ठीक है। तो एक गुरु है आपका, एक बुक है आपकी, पढ़ो उससे खूब अच्छे से, उस पर पूरा 100% फोकस लगा के पढ़ो। लेकिन क्वेश्चन बहुत सारी जगह, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में अच्छा बनना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने टीचर के हेल्प से, अपने बुक के हेल्प से, नोट्स के हेल्प से, एंड क्वेश्चन खूब सारे लगाओ, ओके। बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, ख्याल रखना अपना।